नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक लेके शुरुआत करते हैं। महाद्वीपों एवं महासागरों का वितरण एवं महासागरों का वितरण। ठीक है, ये टॉपिक है आज का और इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आज है तारीख 25 दिसंबर। आज कई सारे, जैसे आज सुशासन दिवस भी मनाया जाता है, आज क्रिसमस दिवस भी है। तो सबसे पहले आप सभी को क्रिसमस दिवस या सुशासन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं हम लोग इसके जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय से। क्या है ये चीज़ें हम लोग जानेंगे। ठीक है। जैसा आप लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी का 70.8% भाग जल है और 29.2% भाग स्थल है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार महाद्वीपों एवं महासागरों का जो वर्तमान स्वरूप है या जो आज मानचित्रों में दिखाया जाता है, ऐसा पहले था, ऐसा पहले नहीं था, या भविष्य में ऐसा होगा, भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा। होता क्या है कि समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। ठीक है। वैज्ञानिकों का मत है कि शुरुआत में ये सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, जिन्हें पैंजिया कहा जाता था, और सारे महासागर एक साथ थे। एक विशाल पूरी जलराशि थी जिसे पैंथालसा कहा जाता था। बाद में कुछ ऐसी समस्या आई, व्यवस्था बदली, पैंजिया दो भागों में टूट गया, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को जो है लारेशिया कहा गया और दक्षिणी भाग को कहा गया गोंडवाना लहर। ठीक, अभी देखिए आगे देखते हैं, यही सारी चीज़ें होनी चाहिए। सवाल उठता है कि प्रारंभिक समय में महाद्वीपों एवं महासागरों की अवस्थिति कैसी थी, इसकी स्थिति के परिवर्तन के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे, यह कारण कैसे प्रभावित करते थे। उपरोक्त सभी प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किसने किया है? भूवैज्ञानिकों ने किया है, और उसको सिद्ध करने के लिए कुछ सिद्धांत, कुछ तर्क प्रस्तुत किए हैं। हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे। महाद्वीपीय विस्थापन, प्रवाह या विस्तार, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। 1596 में अब्राहम आर्टेलियस, एक मानचित्रवेत्ता थे, ने अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ की जो तटरेखा है में समानता के आधार पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त किया है। अगर आप देखें तो जो अटलांटिक महासागर की तटरेखा है कुछ यस आकार की है। ठीक, और अगर हम उसको दोनों तरफ का स्थिति को देखें तो ऐसे ही है। अगर दोनों उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और इधर यूरोप और अफ्रीका को मिला दिया जाए तो लगभग मिलती हुई प्रतीत होती है। उन्होंने यही बताया। उन्होंने कहा कि वर्ष 1908 में अमेरिका के भूवैज्ञानिक टेलर, FB टेलर ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया,
जो स्थल खंड के क्षैतिज स्थानांतरण के विषय में था। अब वो उन्होंने कहा कि जो द्वीप है अलग हुए और एक दूसरे से दूर चले गए। टेलर ने महाद्वीपीय प्रवाह का मुख्य कारण किसे माना है? ज्वारीय शक्ति को बताया है। वर्ष 1912 में एक वेगनर साहब थे, अल्फ्रेड वेगनर। उन्होंने भी महाद्वीपों और महासागरों के वितरण से संबंधित अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहा जाता है। बाद के वर्षों में महाद्वीपों एवं महासागरों के प्रवाह को सागर नितल प्रसरण एवं प्लेट विवर्तनिकी जैसे सिद्धांतों के द्वारा सुधार किया गया और मजबूती प्रदान की गई। अब आप देख सकते हैं इस मानचित्र में, अगर इन्होंने एक ऐसी कल्पना की है कि जो येलो कलर से है, ये जो है महाद्वीपों का भाग है, ये महाद्वीपों का भाग है, ये येलो कलर से जो है इन्होंने कुछ जोड़ते हुए इस तरह से साम्यता दिखाया है कि अगर हम इन सारे महाद्वीपों को मिला दें तो कुछ ऐसा दिखेगा। और ये पैंथालसा मतलब पूरा जलराशि, ठीक। और ये इसको पूरा मिला के, इन पूरे महाद्वीपों को मिला के पैंजिया बोलते थे। क्या बोलते थे? पैंजिया। यहाँ टेथिस सागर है। आगे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हुआ। शुरुआत वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से किया जा रहा है। वेगनर एक जर्मन मौसम वैज्ञानिक थे जो पृथ्वी की सतह पर अतीत में हुए जलवायु परिवर्तन का अध्ययन कर रहे थे, ठीक। उन्होंने अध्ययन के दौरान क्या पाया कि जो ठंडे प्रदेश हैं, ठंडे प्रदेशों में कहाँ आता है? उच्च अक्षांशीय प्रदेश, जैसे नॉर्वे, स्वीडन में कोयले के भंडार हैं। जबकि गर्म प्रदेश कहाँ हैं? जो निम्न अक्षांशीय या विषुवतीय क्षेत्र जो होते हैं, ब्राज़ील, दक्षिणी अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया में हिम निक्षेप के प्रमाण मिल रहे हैं। उन्होंने ये पाया कि जो ठंडे प्रदेश हैं वहाँ कोयले के भंडार हैं और गर्म प्रदेशों में हिम निक्षेप के प्रमाण मिल रहे हैं। तो ये सब इस प्रकार की जो विशेषताएं हैं उनको देखने को मिली, तो उन्होंने कुछ संभावनाओं पर विचार किया। क्या विचार किया? उन्होंने ये कहा कि यदि स्थल भाग एक जगह स्थिर रहे हों तो जलवायु कटिबंधों का क्रमशः स्थानांतरण हुआ होगा। उन्होंने कहा कि स्थल भाग एक जगह स्थिर रहे हों तो जो जलवायु कटिबंध उनका क्रमशः स्थानांतरण हुआ होगा, वो भी जो है दूर गए होंगे। यदि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हों तो स्थल भाग का स्थानांतरण हुआ होगा। उनका मतलब यह है कि अगर जलवायु कटिबंध स्थिर हैं तो स्थल भाग का स्थानांतरण हुआ है, या स्थल भाग अगर स्थिर हैं तो जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण हुआ होगा। वेगनर को जलवायु कटिबंधों में परिवर्तन होने का कोई प्रमाण नहीं मिला, अतः उन्होंने स्थल के अस्थायित्व को अस्वीकार कर इसे के स्थानांतरण एवं प्रवाह पर विश्वास किया, ठीक है। तो वेगनर ने महाद्वीपीय जो विस्थापन सिद्धांत है उसको स्पष्ट करने के लिए कुछ मान्यताओं का विश्लेषण किया और उसको अपना आधार बनाया। अब क्या हैं वो मान्यताएं, हम लोग देखते हैं। जो महाद्वीपीय क्रस्ट है, क्रस्ट की उत्पत्ति के समय, क्रस्ट क्या है हम लोग पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। क्रस्ट क्या है? जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ा रहे थे
तो उस समय हम लोगों ने ये जाना था कि पृथ्वी जो है कितने भागों में बटी है, कितने भागों में बटी है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट जो है ये 3 भागों में, क्रस्ट था सियाल, सिलिका और एल्युमिनियम से बना था, मेंटल था सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम से, और कोर था निफे। ये हम लोगों ने पिछली क्लासों में देख लिया था। क्रस्ट की उत्पत्ति के समय एक बृहद महाद्वीप जिसे पैंजिया बोला जाता है, यूं कह लीजिए संपूर्ण पृथ्वी का निर्माण हुआ। इसके चारों तरफ एक विस्तृत जलीय भाग, पैंथालसा, जल ही जल था। पैंजिया के मध्य में एक उथला एवं संकीर्ण महासागर था। क्या था? जिसे टेथीस सागर कहा जाता था। उन्होंने माना कि एक महासागर था और एक महाद्वीप था, मतलब एक स्थल खंड था, एक जलीय भाग था। स्थल खंड को जो है पैंजिया बोलते थे और जलीय भाग को पैंथालसा बोलते थे, और इन दोनों के बीच में एक सागर था जिसे तैठीस सागर कहा जाता है। कार्बोनिफेरस युग के पहले तक सभी महाद्वीप पैंजिया के रूप में जुड़े हुए थे तथा सियाल से निर्मित महाद्वीपीय क्रस्ट सीमा से निर्मित महासागरीय क्रस्ट के ऊपर तैर रहे थे, क्योंकि सियाल का घनत्व सीमा से कम है। ठीक है। सियाल का घनत्व अगर 2.9 से 3.3 है तो सीमा का 4.5 के आसपास है। तो आगे देखें तो कार्बोनिफेरस युग के अंतिम चरण में चंद्रमा के आकर्षण बल और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल व ध्रुवीय फ्लीइंग बल के कारण क्या हुआ? पैंजिया टूटा। किसमें टूटा? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। जो उत्तरी भाग था पैंजिया का वो क्या हुआ? अंगारा लैंड बना, और जो दक्षिणी भाग था वो गोंडवाना लैंड बना। ठीक। आगे चलकर जुरैसिक युग में पुनः ये जो बल थे, जो तीनों बल थे, पोलर फ्लीइंग बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का आकर्षण बल, ये इन बलों के प्रभाव से गोंडवाना तथा अंगारा लैंड का विभाजन प्रारंभ हुआ। लारेशिया अथवा अंगारा लैंड से जो उत्तर की तरफ हैं वो उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, एशिया तथा यूरोप का निर्माण हुआ, जबकि गोंडवाना लैंड जो दक्षिणी तरफ हैं उसमें दक्षिण अमेरिका, अगर आप लोग मैप पे ध्यान दे रहे होंगे या मैप देखे होंगे तो दक्षिणी अमेरिका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका का निर्माण हुआ तथा प्लीइस्टोसीन युग तक महाद्वीपों ने वर्तमान स्थिति से मिलता जुलता स्वरूप धारण कर लिया था। तो मिलता जुलता स्वरूप धारण कर लिया था। अब देखते हैं, देखिए जैसा कि चित्र में दिखाया भी गया है, जो 225 मिलियन वर्ष पहले ये स्थिति थी, देख लीजिए। फिर 200 मिलियन वर्ष पूर्व ट्रायसिक युग में ये स्थिति हो गई। ठीक। फिर 150 मिलियन वर्ष पूर्व ये कुछ और भी टूटे। 65 मिलियन वर्ष पूर्व क्रिटेशियस युग में ये इस तरह की स्थिति बन गई। आप लोग जैसे इसको तो अफ्रीका बोलते हैं, सभी जानते हैं।
ये उत्तरी अमेरिका का पार्ट है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, ये यहाँ एशिया है, ये यूरोप है। और आगे देखें, जब और समय बीता, आज की वर्तमान स्थिति बनी, तो ये स्थिति बन गई। सभी ने अपना यथास्थान ले लिया दौड़ भाग करके। ये समय जो है चलता रहता है और परिवर्तन करता रहता है। ठीक है, कभी स्थिति ये थी कि महाद्वीपों और महासागरों का विकास हो रहा था। आज विकास होते होते जो विकास की चरम अवस्था होती है, वहाँ से विनाश की स्थिति शुरू होती है। मनुष्य जब ज़्यादा लालची हो जाता है तो वहीं से विनाश की स्थिति शुरू हो जाती है। ये तो खैर टॉपिक से इतर आ गए हम लोग। होता क्या है कि जब महाद्वीपों के विखंडन के बाद विभिन्न दिशाओं में विस्थापन के कारण पैंथालसा का संकुचन हुआ। भाई महाद्वीप अगर टूटे तो विभिन्न दिशाओं में अपना गति करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो जो वर्तमान में पैंथालसा के अवशिष्ट भाग को ही प्रशांत महासागर का नाम दिया गया। प्रायद्वीपीय भारत, यूरेशिया क्या है? यूरोप प्लस एशिया। ठीक है, यूरेशिया। अफ्रीका का उत्तर की ओर विस्थापन होने के कारण तेथिस सागर में निक्षेपित जो अवसाद हैं उसमें बलन पड़ने लगा, है ना। बलन पड़ने से हिमालय एवं आल्प्स पर्वतों का निर्माण हुआ, इसलिए इन्हें बलित पर्वत कहते हैं। बलन क्या होता है भाई? ये बल इधर से काम कर रहे हैं और मान लो ये तेथिस सागर है, ठीक। ये बल कार्य करते करते इतना दबा दिए कि इसके सागर का मलबा ऊपर उठ गया, तो उसी से जो है हिमालय पर्वत और जो है आल्प्स पर्वतों का निर्माण हुआ। उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम दिशा में खिसकने से अटलांटिक महासागर बना। महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे में बलन पड़ने से रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत मालाओं का निर्माण हुआ। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में वैश्विक प्रमाण क्या है, ये दिखाने का प्रयास करेंगे। जो महाद्वीपों में साम्यता है, क्या साम्यता दिखाएंगे? अगर आप लोग ध्यान से देखें, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के आमने सामने के जो तट हैं उसमें साम्यता दिखती है। अगर आप मैप को उठा के देखें तो जो दक्षिण अमेरिका का जो तट है और उसके सामने, ठीक सामने अफ्रीका का जो पश्चिमी तट है, उनको अगर मिलाएं तो जैसे साम्यता दिखती है। तो जिससे यह प्रमाणित होता है कि पहले ये आपस में जुड़े हुए थे। इसी तरह अगर हम उत्तर की तरफ देखें, अमेरिका के पूर्वी तट और यूरोप के पश्चिमी तट में भी साम्यता स्थापित की जा सकती है। ठीक है, पूर्वी अफ्रीका में इथोपिया तथा इरिट्रिया का उभार पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान की तटरेखा से संयुक्त किया जा सकता है तथा ऑस्ट्रेलिया को बंगाल की खाड़ी में जोड़ा जा सकता है। वेगनर ने इसे साम्य स्थापना या जिगसाफिट नाम दिया, जिगसाफिट नाम दिया। होता क्या है कि सबके तर्क होते हैं कई सारे, और उन्हीं तर्कों पे अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। अब अगला क्या है, तटीय जो चट्टान हैं उनकी आयु में समानता। ब्राज़ील कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में,
तथा पश्चिमी अफ्रीका के तट पर 200 करोड़ वर्ष पुरानी शैलों के समूह की पट्टियां पाई जाती हैं। भाई 200 करोड़ वर्ष पुरानी, भाई ये है दक्षिणी अफ्रीका, ये है दक्षिणी अफ्रीका का तट, और इधर है ब्राज़ील का तट। अब ये यहाँ है, ये यहाँ है, लेकिन इन दोनों जगहों पे 200 करोड़ वर्ष पुरानी शैलों की पट्टियां पाई जाती हैं। तो इससे पता चलता है कि दोनों किनारे पहले आपस में जुड़े रहे होंगे। आगे की बात करते हैं। टिलाइट क्या है? टिलाइट ये हिमानी निक्षेपण से निर्मित अवसादी चट्टानें होती हैं। सिंपल सी बात। भारत में स्थित टिलाइट तलछटों के प्रतिरूप प्रायद्वीपीय विभिन्न स्थल खंडों के आधार तलों में पाए जाते हैं, जो एक लंबी अवधि वाले हिमाच्छादन की ओर इंगित करते हैं। भारत के अतिरिक्त दक्षिणी गोलार्ध में स्थित अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एवं मेडागास्कर में हिमानी निर्मित टिलाइट चट्टानें प्राचीन जलवायु और महाद्वीपों के जुड़ाव का स्पष्ट प्रमाण है। कहने का मतलब यह है कि भाई टिलाइट ये क्यों जो है दक्षिणी अमेरिका में ही पाए गए, क्यों अफ्रीका में ही पाए गए, क्यों ऑस्ट्रेलिया में ही पाए गए, क्यों अंटार्कटिका में ही पाए गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनका आपस में संबंध रहा होगा। हिमानी निक्षेपण का एक जगह रहे होंगे, टूट करके दूर दूर, जैसे 4 भाई होते हैं, एक घर में रहते हैं, एक ही तरह की सांस्कृतिक पद्धति होती है, एक ही तरह का बात व्यवहार वेशभूषा होता है, लेकिन किसी कारणवश वो आपस में टूट के अलग अलग दूर दूर जाके घर बसा लेते हैं। लेकिन क्या उनकी सांस्कृतिक पहचान अलग हो जाती है? क्या उनकी भाषा बोली अलग हो जाती है? क्या उनके पहनावे अलग हो जाते हैं? क्या उनका रूपरेखा अलग हो जाता है? क्या इनकी भौतिक बनावट अलग हो जाती है? नहीं होती है। तो उसी तरह जो सारे महाद्वीप एक ही जगह पर थे और वो अलग टूट कर चले गए, तो उनके अंदर की जो विशेषताएं हैं वो अलग नहीं हो सकती हैं। तो भारत के अतिरिक्त दक्षिणी गोलार्ध में स्थित अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एवं मेडागास्कर में हिमानी निर्मित जो टिलाइट चट्टानें हैं प्राचीन जलवायु और महाद्वीपों के जुड़ाव के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। ये तो हुआ टिलाइट की बात। अब यही नहीं, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कई सारे तथ्य दिए जाते हैं। जैसे महाद्वीपीय विस्थापन के विभिन्न साक्ष्य हैं। इसको अभी बाद में देखते हैं, पहले जिसको हम लोग कर रहे हैं उसको पहले कर लेते हैं, ठीक है। टिलाइट के बाद जीवाश्म की बात करें। जीवाश्म क्या है? जीवाश्म जो होता है कि जीवों का अंश, ठीक है, जो नीचे दब गए हों, वो कई अगर खुदाई होती है तो वहाँ से निकलते हैं, तो उससे खोदने से जो अवशेष मिलते हैं उससे हम प्रमाण के रूप में जानते हैं। तो अब जीवाश्म के तहत अगर हम देखें तो लैमूर के जीवाश्मों की कहाँ है? भारत, अफ्रीका, मेडागास्कर में उपस्थिति के कारण कुछ वैज्ञानिकों ने ये तीनों स्थानों को जोड़कर लैमूरिया स्थलखंड का नाम दिया था। भाई लैमूर अगर है तो केवल जो है तो लैमूर जो है ये केवल भारत में ही क्यों, लैमूर के जो अवशेष हैं वो भारत, अफ्रीका और मेडागास्कर में उपस्थिति के कारण इन तीनों जो क्षेत्र हैं उन्हें लैमूरिया कहा गया। और मेसोसॉरस
ये क्या थे? एक रेंगने वाला छोटा जीव है जो केवल उथले खारे पानी में ही रह सकता था। दक्षिणी अफ्रीका के केप प्रांत एवं ब्राज़ील के इटाबरसैल समूह। दक्षिणी अफ्रीका के केप प्रांत एवं ब्राज़ील के इटाबरसैल समूह में इसके अस्थि अवशेष मिलते हैं, जिससे इनके आपस में जुड़ाव के संकेत मिलते हैं। ये तो हुआ जीवाश्म की बात। अब वानस्पतिक साक्ष्य क्या है? वानस्पतिक साक्ष्य भारत, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, फॉकलैंड द्वीप समूह में ग्लोसोप्टेरिस नामक वनस्पति के प्रमाण यह प्रदर्शित करते हैं कि ये स्थलखंड अतीत में जुड़े रहे होंगे, क्योंकि भाई जो वनस्पति यहाँ है उसके अवशेष यहाँ कैसे मिल जाएंगे, या फिर यहाँ कैसे मिल जाएंगे, या फिर यहाँ कैसे? इसका मतलब ये पहले जो है आपस में जुड़े रहे होंगे और ये बीच से अलग हुए, दूर हो चले गए। ठीक है। प्लेसर निक्षेप। घाना कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। घाना के तट पर स्वर्णयुक्त चट्टानों की अनुपस्थिति के बावजूद वहाँ स्वर्ण के बड़े निक्षेप मिलते हैं। क्यों? जबकि स्वर्णयुक्त चट्टानी सिराएं ब्राज़ील में पाई जाती हैं। इस प्रकार अतीत में इसके आपस में जुड़ने के प्रमाण मिलते हैं। भाई घाना कहाँ है? घाना अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका के भाग में है, यहाँ पे है। और ब्राज़ील कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर। तो इसके जो प्रमाण मिलेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ समानता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक नया सिद्धांत है, संवहन धारा सिद्धांत, कन्वेक्शन करंट थियरी। इसका प्रतिपादन 1930 में आर्थर होम्स ने किया था। होम्स के अनुसार पृथ्वी के मेंटल भाग में रेडियो एक्टिव तत्वों का विघटन होता है। विघटन से उत्पन्न जो तापीय भिन्नता है उसके फलस्वरूप संवहन धाराओं की उत्पत्ति होती है। एवं पृथ्वी के आंतरिक भाग से चलकर लिथोस्फीयर से टकराती है तथा दो भागों में बट जाती है। मेंटल आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि पिछली कक्षाओं में हमने देख लिया है क्रस्ट, मेंटल एंड कोर को। तो होम्स महोदय ने यही कहा कि मेंटल का जो भाग है उसमें रेडियो एक्टिव तत्वों का विघटन हुआ। विघटन के फलस्वरूप उसमें ताप उत्पन्न हुआ। ताप उत्पन्न होने से कहीं तापमान अधिक, कहीं तापमान कम। जब तापमान कहीं कम है, कहीं अधिक है, तो जहाँ कम है वहाँ अधिक बढ़ेगा और जहाँ बढ़ी है वहाँ कम। तो एक संवहन धाराओं की उत्पत्ति हुई। ये संवहन धाराओं की उत्पत्ति होती है यूँ पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलकर ये लिथोस्फीयर से टकराती हैं तथा दो भागों में बंट जाती हैं। ये जो संवहन धाराएं हैं, जहाँ पर ये टकराती हैं वहाँ का भाग कमज़ोर हो जाता है। क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है। और कालांतर में संवहनीय धाराएं अपने प्रवाह के कारण लिथोस्फीयर को विखंडित कर देती हैं, जिसे महाद्वीपों का विखंडन होता है। ये तो होम्स महोदय ने बताया। ठीक है। होम्स महोदय ने यह भी स्पष्ट किया कि जो संवहन धाराएं हैं एक कोशिका के रूप में विकसित होती हैं। साथ ही पृथ्वी के मेंटल भाग में ऐसी अनेक कोशिकाओं का एक तंत्र विकसित होता है। इससे स्थल खंडों में एक प्रकार का प्रवाही बल कार्य करता है, जिसके सहारे महाद्वीपीय संचलन की प्रक्रिया संपन्न होती है। आगे बढ़े हम लोग। सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, हैरी हेस महोदय ने 1961-62 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सागर नितल प्रसरण सिद्धांत के प्रतिपादन से पूर्व हैरी
हेस महोदय ने कुछ तथ्यों का विश्लेषण किया। क्या है? उन्होंने बताया कि मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य क्रिया है, जिससे अत्यधिक मात्रा में लावा बाहर निकलता है और भूपर्पटी का निर्माण होता है। ठीक है। फिर क्या हुआ? महासागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं, चट्टानों का निर्माण, समय, संरचना, संघटन एवं चंबकीय गुणों में समानता पाई गई। कटकों के समीप जो चट्टानें हैं वो नवीनतम हैं और कटकों से जब दूर जाते हैं तो चट्टानें प्राचीन हैं। महासागरीय परपटी की चट्टानें महाद्वीपीय परपटी की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नवीन हैं। गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गम अधिक गहराई पर हैं, जबकि मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में एक भूकंप कम गहराई पर उत्पन्न होते हैं। तो ये सारी इनके तथ्य वो थे, प्रमाण थे। तो इन तथ्यों का अगर हम विश्लेषण करें तो इसके आधार पर हेस ने सागर नितल प्रसरण अर्थात सागरीय अधःस्थल विस्तार का सिद्धांत दिया था। हेस के अनुसार महासागरीय कटकों के मध्य ज्वालामुखी उद्भेदन से कटकों के बीच की दरार का भराव लावा द्वारा होने के कारण ही महासागरीय परपटी का दोनों तरफ विस्थापन हुआ। फलतः महासागरीय तल का विस्तार हो रहा है। ठीक है। हेस के अनुसार जहां ज्वालामुखी से नवीन भूपर्पटी एवं महासागरीय परपटी का निर्माण हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ महासागरीय गर्तों में इसका विनाश भी हो रहा है। देखिए इसमें क्या है, यही इनका जो सिद्धांत है। ये है सी लेवल, ये डीप सी ट्रेंच है, आइलैंड है, आर्क सिस्टम, बैंक आर्क बेसिन, मिड ओशन रिज, ओशियनिक बेसाल्टिक क्रस्ट। तो इस तरह से यह है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, प्लेट विवर्तनिकी को देखेंगे। क्या है प्लेट विवर्तनिकी? इसका जो सिद्धांत है, इसको श्रेय किसी को नहीं दिया जाता है किसने इसका प्रतिपादन किया है, क्योंकि यह महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, पूरा चुंबकत्व अध्ययन और सागर नितल प्रसरण सिद्धांत का सम्मिलित रूप है। मैकेंजी 1967 में मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर ने पूर्व के उपलब्ध विचारों को समन्वित कर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 3 लोग मिलकर क्रस्ट और ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत से निर्मित 5 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर की जो मोटाई है ठोस परत अर्थात स्थल मंडल के बृहद खंड को प्लेट कहते हैं। यह कई खंडों में विभाजित होता है जो महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट से निर्मित होती है। इसमें सिलिका, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की अधिकता रहती है। ठीक है। चूँकि सियाल है सिलिका और एल्युमिनियम से बना है और सीमा में जो मेंटल है सीमा से सिल्क और मैग्नीशियम से। तो पृथ्वी की सतह पर कितने बृहद प्लेटें हैं? 7 बृहद प्लेटें हैं। उसमें जो केवल महासागरीय प्रशांत महासागरीय प्लेट ही पूर्णतः महासागरीय क्रस्ट से निर्मित है। कोई अगर पूछ ले कि जो कौन सी प्लेट है जो पूर्णतः महासागरीय क्रस्ट से निर्मित है, तो आपका उत्तर होना चाहिए प्रशांत महासागरीय प्लेट, जबकि अन्य प्लेटें महाद्वीपीय एवं महासागरीय दोनों क्रस्टों से निर्मित हैं। या यूं कह दें कि वह
कौन सी प्लेट है जो पूर्णतः महासागरीय प्लेट से निर्मित है? तो वो होगा प्रशांत महासागरीय। इसके अतिरिक्त कई अन्य गौण प्लेटें भी विद्यमान हैं। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल एस्थेनोस्फीयर के ऊपर संचलन करती हैं। इन्हीं प्लेटों के संचलन के कारण पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है। ठीक है। महासागरीय प्लेट क्या है? महाद्वीपीय प्लेट क्या है? इसका अधिकांश भाग महासागर से संबद्ध होता है। चट्टानें कैसी होती हैं? बेसाल्ट से निर्मित यह प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से भारी तथा अधिक घनत्व होता है, किंतु इसकी मोटाई कम होती है। भारी होती हैं, घनत्व अधिक होता है, लेकिन मोटाई कम होती है महासागरीय प्लेट की। और महाद्वीपीय प्लेट, इसका अधिकांश भाग स्थलमंडल से संबद्ध है। यह अपेक्षाकृत हल्की ग्रेनाइट की बनी होती है। इसका घनत्व कम होता है, इसकी मोटाई अधिक होती है। ठीक है। इसको हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी प्लेटें हैं मुख्य। ये देखते हैं, ये अंटार्कटिक प्लेट है, उत्तरी अमेरिकन प्लेट है, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। ठीक है। तो अंटार्कटिक प्लेट है, अंटार्कटिक महाद्वीप, अंटार्कटिका को चारों ओर से घेरती हुई महासागरीय प्लेट है। उत्तरी अमेरिकी प्लेट, उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर एवं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी पश्चिमी अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागरीय नितल में है। प्रशांत महासागरीय, इंडो ऑस्ट्रेलियन, भारत, ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर। पूछ ले कि अगर भारत किस प्लेट के अंतर्गत आता है, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अफ्रीकन, अफ्रीका महाद्वीप, पूर्वी अटलांटिक महासागर और पश्चिमी हिंद महासागर। यूरेशियन प्लेट, यूरोप, एशिया और पूर्वी ऑस्ट्रेलियन अटलांटिक महासागर। ठीक है। तो ये देख लीजिए, आप लोग मैप में भी देख सकते हैं। ये है यूरेशियन प्लेट। ठीक, ये अफ्रीकन प्लेट है, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये साउथ अमेरिका प्लेट है, नॉर्थ अमेरिका प्लेट है, पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागरीय प्लेट है, अंटार्कटिक प्लेट है। अन्य जो गौण प्लेटें हैं, ये तो मेन प्लेटें थी, मुख्य प्लेटें थी। गौण प्लेटें कौन कौन सी हैं? कोकोस प्लेट, यह मध्य अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। नजका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागरीय। कोकोस प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। नजका प्लेट दक्षिणी अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। अरेबियन प्लेट अरब प्रायद्वीप के अधिक विस्तार भाग में है। फिलीपीन प्लेट, यह फिलीपींस प्रशांत महासागरीय प्लेट एवं एशिया महाद्वीप के बीच स्थित है। ठीक। कैरोलिन प्लेट, कैरोलिन प्लेट ये कहाँ है? कैरोलिन प्लेट ये न्यू गिनी के उत्तर में फिलिपीनियन और भारतीय प्लेट के बीच स्थित है। फ्यूजी प्लेट, यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। जुआन डी फूका प्लेट अलास्का के नीचे उत्तरी अमेरिका प्लेट में पश्चिम में है। अब प्लेटों का संचलन स्थल मंडल के नीचे अथवा पृथ्वी के आंतरिक भागों में ऊष्मा की भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली जो संवहनीय धाराएं विद्यमान होती हैं, ये धाराएं लगभग 100 से 250 किलोमीटर की गहराई पर
रेडियोधर्मी तत्वों के विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा द्वारा संचालित होती हैं। संवहनीय धाराओं के कारण प्लेट लगातार चलती रहती हैं। प्लेटों का जो संचलन होता है वो 3 तरह से होता है। इसको हम लोग देखते हैं कैसे कैसे। अपसारी संचलन। अपसारी मतलब दूर जाता हुआ संचलन। जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करती हैं तो उसे अपसारी संचलन कहते हैं। ठीक है। उसे प्रसारी स्थान भी कहा जाता है। अब देखिए, इस चित्र के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं ये दोनों प्लेटें जो है एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ये है आपका स्थल मंडल, ये है दुर्बलता मंडल। जब ये दूर जाने की स्थिति में होंगी तो क्या होगा, बीच से ऐसे टूट जाएंगी, बीच से ऐसे ये जो है टूट जाएगा। तो जो महासागरीय तल पर प्लेटों के अपसरण के कारण उत्पन्न जो तनाव मूलक बल है, उस बल के द्वारा भ्रंशन की क्रिया होगी, भ्रंश उत्पन्न हो जाएगा। साथ ही मैग्मा के निष्कर्षण से नई परपटी का निर्माण भी होगा। फिर अपसारी प्लेट जो किनारे हैं उस पर नए क्रस्ट का निर्माण होने के कारण इसे क्या बोलते हैं, रचनात्मक किनारा। किसी चीज़ की रचना हुई जिससे सागर तल का प्रसार होता है। विश्व के अधिकांश अपसारी किनारे मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ हैं। अपसारी संचलन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, मध्य अटलांटिक कटक, जहां से अमेरिका, यूरेशियन और अफ्रीकी प्लेटें अलग हो रही हैं। अभिसारी कन्वर्जेंट मूवमेंट। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है, जब एक प्लेट, ये स्थिति ये होती है सामने सामने से, तो अधिक घनत्व वाली जो प्लेट है कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे छेपित हो जाती है। ये जब टकराती है तो ये ऐसे नीचे चली जाती है, ठीक। और जो कम घनत्व वाली वो ऊपर आ जाती है, चढ़ जाती है। इस प्रकार की गति को अभिसारी संचलन कहते हैं। जहाँ प्लेटों का क्षेपण होता है उसे प्रविष्टन क्षेत्र, सबडक्शन जोन कहते हैं। अब इसमें देख लीजिए, ये जो प्लेट है आमने सामने आ रही, टकराई, तो ये ज्वालामुखी आर्क है, ये खाई है, ये छेपित प्लेट है और ये ऊपर चढ़ गई। जो अभिसारी संचलन है के समय प्लेटों के आपस में टकराने व एक दूसरे के नीचे छेपण होने से ज्वालामुखी एवं भूकंप की क्रिया के साथ साथ नवीन बलित पर्वत, गर्त, दूपीय चाप इत्यादि का निर्माण होता है। क्योंकि इस प्रकार के संचलन में प्लेटों का विनाश होता है, इसलिए इन्हें विनाशात्मक किनारा भी कहते हैं। और भी देखते हैं, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के जो पश्चिमी भाग में इस प्रकार का संचलन एक सामान्य परिघटना है। अभिसारी संचलन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, महाद्वीपीय महासागरीय संचलन, महाद्वीपीय महाद्वीपीय संचलन और महासागरीय महासागरीय संचलन। कहने का मतलब, एक तरफ महाद्वीपीय, इधर महाद्वीप है, इधर महासागरीय है, ठीक, और इधर महाद्वीप है, इधर महाद्वीप है, दोनों तरफ महाद्वीप है, और इधर महासागरीय है, इधर महासागरीय है। ये 3 तरह से होता है। अब हम लोग जो है महाद्वीपीय महासागरीय संचलन को देखते हैं। महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट अभिसरण का संबंध उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग से है, जहां महासागरीय प्लेटों पर गर्तों का एवं महाद्वीपीय प्लेटों पर मोड़दार पर्वत जैसे रॉकी और एंडीज का निर्माण हुआ है। इस प्रकार के संचलन में अत्यधिक घनत्व वाली प्लेट सागरीय प्लेट का कम घनत्व वाली महाद्वीपीय प्लेट के नीचे छेपण होता है। महासागरीय प्लेट के अधिक गहराई में छेपित होने के कारण भ्रंशन
की क्रिया से गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप उसकी उत्पत्ति होती है। अत्यधिक ताप एवं दाब के प्रभाव से क्षेपित प्लेट के आंशिक गलन से मैग्मा का निर्माण होता है। जब यही मैग्मा प्लेटों को तोड़ते हुए सतह पर पहुंचता है तो क्या होता है? तो ज्वालामुखी प्रक्रिया संपन्न होती है। फलतः महाद्वीपीय क्षेत्र में ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। अब ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला कौन कौन सी? कास्केड श्रृंखला, राखी पर्वत, पश्चिमी चिली श्रृंखला आदि। अब महाद्वीपीय और महाद्वीपीय संचलन। ये संचलन क्या है? प्लेट, महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट जब आपस में टकराती हैं तब क्या होता है? तो जो महाद्वीपीय प्लेटों की टक्कर का संबंध यूरेशियन और भारतीय प्लेटों से, ठीक है। यहाँ सीमांत क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। महाद्वीपीय प्लेटों के टक्कर से अत्यधिक संपीड़न बल के कारण महाद्वीपीय सीमांत पर अवसादों में बलन से मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है। अवसादों से भाई महाद्वीपीय चट्टान टकराएगी, दबाव बनेगा, तो जब दबाव बनेगा जो यहाँ का क्षेत्र है ऐसे ऊपर उठ जाएगा बलन, तो बलन से उठने की वजह से हिमालय, आल्प्स, एटलस, यूराल आदि पर्वतों का निर्माण हुआ। कभी कभी हम लोग प्रयोग भी करते हैं, जैसे एक कोई कांपी है उसको दोनों तरफ से दबाते हैं तो बीच से ऊपर उठ जाता है, तो ये बलन की स्थिति होती है, संपीड़न की स्थिति के कारण होता है। यहाँ प्लेटों की गहराई अधिक क्षेप मतलब प्लेटें जो है अधिक क्षेप जो प्लेटें जो है अधिक गहराई तक नहीं क्षेपित होती हैं। यहाँ ज्वालामुखी क्रियाएं तो नहीं होती किंतु भूकंप की संभावनाएं बनी रहती हैं, ठीक है। अब महासागरीय संचलन क्या है? महासागरीय प्लेट अभिसरण का संबंध प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारों से है, जहां न केवल गहरे गर्तों मेरियाना ट्रेंच, फिलीपींस ट्रेंच का निर्माण हुआ, बल्कि फिलीपींस व जापान जैसी द्वीपीय संरचनाओं का भी विकास हुआ। यहाँ पर अत्यधिक घनत्व वाली महासागरीय प्लेट का कम घनत्व वाली महासागरीय प्लेट के नीचे क्षेपण हुआ है। महासागरीय प्लेट का अधिक गहराई में क्षेपण होने के कारण अत्यधिक दाब के प्रभाव से प्लेट के आंशिक गलन के फलस्वरूप मैग्मा, देखिए जब क्षेपण अधिक गहराई होगा तक जाएगा, ठीक है, तब ज्वालामुखी की उत्पत्ति होगी। लेकिन अगर क्षेपण अधिक गहराई तक नहीं गया है तो ज्वालामुखी की स्थिति तो नहीं बनेगी, हालांकि भूकंप की स्थिति बन सकती है। तो जो महाद्वीपीय प्लेट होती है वो उनका क्षेपण अधिक गहराई तक नहीं होता है, उसमें संपीड़न होता है, इसलिए वहाँ उसकी स्थिति नहीं बनती है। बलित पर्वतों का निर्माण होता है और यहाँ अधिक गहराई तक स्थिति बन जाती है, तो यहाँ ज्वालामुखी जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यही मैग्मा महासागरीय परतों को तोड़ते हुए जब सतह पर पहुँचता है तो विस्फोटक ज्वालामुखी प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। तो रूपांतर या जो है समानांतर संचलन, जब दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गति करती हैं, भाई ऐसे बगल बगल, ठीक, गति करती हैं, जिसमें ना तो किसी प्रकार की परपटी का निर्माण होता है और ना ही परपटी का विनाश होता है, तो समानांतर संचलन कहलाता है। इसे संरक्षी प्लेट्स किनारा भी कहते हैं। समानांतर विपरीत दिशा में संचलन से घर्षण के कारण भूकंप की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियास भ्रंश भी समानांतर रूपांतरण का
अच्छा उदाहरण है। सैन एंड्रियास भ्रंश, प्रश्न पूछ ले कोई कहीं एग्जाम में, सैन एंड्रियास भ्रंश का जो निर्माण हुआ है वो किस संचलन के तहत हुआ है? ठीक है, तो ये हुआ, ये आपका हो गया। और इसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको हम एक बार जल्दी से सरसरी निगाह से देख लेते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग की अधिकता के कारण इसे स्थलीय गोलार्ध, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता के कारण जलीय गोलार्ध कहते हैं। होम्स ने पृथ्वी के मैंटल भाग में संवहन धाराओं के तंत्र की खोज की है। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टूजो विल्सन द्वारा। प्रशांत प्लेट विश्व की सबसे बड़ी प्लेट है। भारतीय प्लेट हिंद महासागर के अधिकांश भाग, प्रायद्वीपीय भारत तथा ऑस्ट्रेलिया को घेरे हुए है। यह उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ रही है, इसे हिंद महासागर क्षेत्र का विस्तार हो रहा। अमेरिकी प्लेट तथा भारतीय प्लेट महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट का उदाहरण है। ध्रुवीय फ्लीइंग बल क्या है? पोलर फ्लीइंग फोर्स पृथ्वी के घूर्णन बल की उपमा है। भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्व बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी विद्युत चुंबकीय विकिरण आदि पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार हैं। कौन कौन जिम्मेदार है? भूतापीय ऊर्जा है, गुरुत्वीय बल है, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, विद्युत चुंबकीय विकिरण आदि। उत्तरी अमेरिकी प्लेट के पश्चिम में प्रवाहित होने के कारण प्रशांत महासागरीय प्लेट का क्षय हो रहा है, जिससे प्रशांत महासागर क्षेत्र सिकुड़ रहा है। महासागर और महाद्वीप पृथ्वी के प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। तो मित्रों, ये आज आपका टॉपिक पूरा फिनिश हो गया और इस टॉपिक को आप लोग देखिएगा। होता क्या है कि वीडियो जब लंबी हो जाती है तो बोरियत महसूस होती है, लेकिन जब हम किसी सैद्धांतिक पक्ष को कवर कर रहे होते हैं तो हम आधे में नहीं छोड़ सकते। अगर हम पॉइंट वाइज कवर कर रहे हों, वन लाइनर या पॉइंट वाइज अगर हम कुछ भी कवर कर रहे हों तो उसको हम कहीं भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई सिद्धांत, किसी सिद्धांत को हम कवर कर रहे हैं तो उसे हम आधे में नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे तो कॉन्सेप्ट जो है महाद्वीप एवं महासागर के संचलन से संबंधित या वितरण से संबंधित क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। लेकिन जो लोग अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ये लगता है कि इसमें कुछ आपको ज्ञान की बातें मिलें, आपके सिलेबस से संबंधित कुछ चीज़ें मिल गई हैं, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।